तो स्वागत है आपका विजयनगर साम्राज्य के तीसरे और अंतिम एपिसोड में। स्वागत है डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। जी, तो सीधे प्रश्नों पे आते हैं। जी बिल्कुल। जी, तो विजयनगर और दक्कन सुल्तान जो थे उनका रिलेशन कैसा था? देखिए, अगर जो आप इसमें भी मैं बोलूं तो इस रिलेशनशिप, इस संबंध को एक्सप्लेन करने के लिए ये ब्लैक और वाइट संबंध नहीं थे। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे दक्कन सुल्तानों ने विजयनगर के साथ मिलके काम किया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बोलूं तो अड़ियर राम राय, जो कृष्णदेवराय, फेमस कृष्णदेवराय जी। के साले थे, हम्म। वो पहले कुतुब शाही सल्तनत के लिए काम किया करते थे हम्म। और फिर वो विजयनगर सल्तनत सल्तनत या साम्राज्य में आए। तो ऐसे ही अलिया राम राय ने बहुत सारे समझौते आदिल शाही बीजापुर सल्तनत के साथ भी किए हैं और बहुत सारे दक्खनी सल्तनत एक दूसरे के साथ भी लड़ते थे। जैसे हुसैन हुसैन निजाम शाह और आदिल शाह शोलापुर के लिए लड़े थे, जो कर्नाटका महाराष्ट्र के बॉर्डर पे पड़ता है। तो ये कहना कि संबंध हमेशा अच्छे नहीं थे, हमेशा बुरे भी नहीं थे। 1565 में कुछ मल्टीपल चीजें ऐसी हुई जिसने सब दक्खन सुल्तानों को अपने डिफरेंसेस भुला के विजयनगर को टारगेट करने पे मजबूर किया। और इसमें से बहुत सारे रीजंस थे कि विजयनगर के जो अड़िया राम राय थे वो खुद ही काफी पंगे ले रहे थे। तो वो ज्यादा एम्बिशियस हुए, उन्होंने सोचा मैं सबको एक साथ ले पाऊंगा, पर जवाब हम सबको पता ही है। बिल्कुल। तो हाँ, टू इन शॉर्ट, मतलब एक पॉलिटिकल रिश्ता है, अगर आप हाँ सही रखेंगे तो हम भी सही रखेंगे। बिल्कुल। और व्यापार हो रहा है, नहीं, सबको फायदा लड़ाई हो रहा है। लड़ाई करनी सब हमेशा आसान नहीं होता है। बिल्कुल। मतलब आप भी कभी भी आसान नहीं होता कभी भी वैसे। नहीं होता बिल्कुल है ना? वो पैसा, जान माल की हानि बहुत ज्यादा। बिल्कुल। और जो बॉर्डर थे वो पोरस थे, जी। मतलब इनके बीच में रेगुलर इंटरेक्शन चल रहे थे। बिल्कुल। तो अगले प्रश्न पे आते हैं डॉक्टर साहब। आज विजयनगर को लेकर टर्मिनोलॉजी और आइडेंटिटी को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों होती है? अभी जैसे देखो, मैंने पिछले ही प्रश्न में बोला, मैंने गलती से साम्राज्य की जगह सल्तनत मेरे मुंह से निकल गया। जी। क्योंकि आप देखो, विजयनगर को ना, मैं सच बोलूं तो ये जो टर्मिनोलॉजी सारी हैं, ये बेड़ा गर्क शुरू किया अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों ने क्या करा, सबसे पहले एंशिएंट इंडिया को बुद्धिस्ट पीरियड बना दिया। फिर बाद में थोड़ा सा आगे आया तो हिंदू पीरियड बना दिया। थोड़े से आगे आए तो बना दिया मुस्लिम या मोहम्मदन पीरियड। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई बुद्धिस्ट लोग हिंदू पीरियड में नहीं रह रहे थे या हाँ हिंदू जी, लोग बुद्धिस्ट बिल्कुल में नहीं रह रहे थे। ऑब्वियसली। तो ये जो क्लासिफिकेशंस उन्होंने करी, ये जानबूझ के टकराव, दरारें डालने के लिए करी, क्योंकि इनको पता था कि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है जहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं और इनको अलग रखना जरूरी है। तभी अगर बांटेंगे नहीं तो राज वो नहीं कर डिवाइड एंड पाएंगे। रूल की जो उनकी बिल्कुल। पॉलिसी थी। पर फिर क्या हुआ कि ये सारी टर्मिनोलॉजीज पोस्ट इंडिपेंडेंट नेशनलिज्म में इतनी क्रिस्टलाइज हो गई। जैसे नीलकंठ शास्त्री थे, उन्होंने उन्होंने फिर थोड़े से ब्रिटिश स्कॉलर्स ने एक सेंटेंस इस्तेमाल किया विजयनगर के लिए, द लास्ट हिंदू बुलवार्क अगेंस्ट इस्लामिक एक्सपेंशन, जिसका और मतलब कि आखिरी हिंदू राष्ट्र इस्लाम के खिलाफ। और जब हम इतिहास को देखें तो वो इकट्ठा काम कर रहे थे। इकट्ठा और आखिरी तो थे आपस भी में नहीं ना, क्योंकि बिल्कुल। विजयनगर के बाद के जो नायक राजा थे वो लोग भी तो थे, जी। मदुरई और वो नायक थे। आपस में भी लड़ रहे थे, हिंदू हिंदू से लड़ रहा था, जो इस्लामिक जो राज्य थे वो उनसे लड़ रहे अभी थे। आप ये देखो, ये जो धार्मिक नैरेटिव्स हैं ये हमें आज भी दिख रही हैं, तब भी चल रही थी। बिल्कुल। एंड टू बी ऑनेस्ट, इन ये सतह पे कुछ दिखती हैं, अंदरूनी कुछ और है। रीजंस कुछ और होते हैं, बिल्कुल। जो हमें डिस्कस नहीं करें तो जी। बेटर है। पर बेसिकली हर एक के ये इंटरनल इश्यूज हैं। अब हम विजयनगर को देखें तो बहुत सारे वेस्टर्न स्कॉलर्स विजयनगर को सल्तनत भी कहते हैं।
क्योंकि विजयनगर का जो कोटली कल्चर था, जो विजुअल कल्चर था, बिल्कुल। जो उनकी लैंग्वेजेस एक्विजिशन थी, सब कुछ था, वो तो दक्खनी सल्तनत से ज्यादा मिलता था। जी। और उनका फॉरेन में भी काफी इन्फ्लक्स था, व्यापार बिल्कुल। इतना सॉलिड था उनका। अब यार उनको जिंदा रहना है तो जी। उनको अडॉप्ट करना है, अडेप्ट करना है। और उसमें तो कोई मतलब दिक्कत नहीं है, अगर आप बिजनेस का हब हो तो आपको जेन्युइनली सारी लैंग्वेजेस आनी चाहिए कि आप बिल्कुल। बिजनेस कर पाए अब सबसे। अगर जो आपका धंधा ज्यादा आप किसी एक देश के साथ कर रहे हो, तो आपको उस देश का कल्चर, भाषा समझ होनी समझनी चाहिए। जरूरी है, बिल्कुल। वरना आप खुद क्या खाओगे, खुद बिल्कुल। कैसे जिंदा रहोगे। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट ये बोला जाए कि उसमें कंट्रोवर्सी क्यों होती है, तो जो ये कम पढ़े हैं या जिन्होंने हिस्ट्री को ढंग से स्टडी नहीं किया है, उन्होंने अपने हिसाब से उसको मोल्ड किया है। या तो कम स्टडी किया है या बहुत ज्यादा स्टडी किया है, जो अब इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। हम्म। तो अगले प्रश्न पे आते हैं डॉक्टर साहब। अगर हम पॉलिटिकल नैरेटिव को साइड पे रखें तो एविडेंस के बेसिस पर विजयनगर को कैसे समझना चाहिए? मैं बहुत सिंपली बोलूंगा, जब हम एविडेंस की बात करते हैं, तो जैसे मैंने पिछले एपिसोड में भी बोला था, एविडेंस में हमें आर्कियोलॉजिकल मिलता है, आर्किटेक्चरल मिलता है, हिस्टोरिकल मिलता है, बिल्कुल। और फिर फोक ओरल ट्रेडिशन मिलता है। बिल्कुल। इन सब ट्रेडिशन को हम अगर जो अलग अलग देखें तो हमें अलग अलग विजयनगर दिखेगा। जी। अगर जो हम इनका मिश्रण करें हम्म। तो हमें वो काबिलियत होनी चाहिए कि किस में से क्या उठाना है। हम्म। बट टू आंसर दिस क्वेश्चन वेरी प्लेनली, अगर जो हम पॉलिटिकल एंड रिलीजियस नैरेटिव को थोड़ा साइड रखें, आप बिल्कुल साइड कर दीजिए। तो विजयनगर was a highly evolved, progressive, culturally intelligent state जो सरवाइव ही नहीं, उस समय में थ्राइव कर रहा था। मतलब आप देखो विजयनगर के पास कितने उदाहरण थे। विजयनगर, अगर जो हम देखें ना, जो दूसरों की गलतियों से सीखा, वो विजयनगर था। विजयनगर ने अपने आसपास यादव, होयसला, काकतिया, रेड्डीज, इतनों का पतन देखा। उन्होंने देखा कि वो क्या गलत कर रहे हैं जो हम सही कर सकते हैं, इसलिए वो इतने सैकड़ों साल रहे। वो स्मार्ट थे और स्मार्ट थे, बेसिकली। मतलब उनको पता था कि किससे किस भाषा में बात करनी है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी पॉलिटिशियन को ले लें, किसी भी बिजनेसमैन को ले लें, जो सक्सेसफुल है ना, वो इसलिए सक्सेसफुल नहीं है कि वो पढ़े लिखे हैं या बहुत है। वो सक्सेसफुल है क्योंकि वो जानते हैं कब क्या बोलना है, कब क्या करना है। और विजयनगर उसमें इतनी निपुणता उन्होंने हासिल करी। एंड विजयनगर के मरने के बाद भी, उनकी पतन के बाद भी, उनकी लेगेसी हमें इन नायक राजाओं में दिखी, जो मदुराई नायक थे, तांजावुर टिल डेट नायक आज थे, भी हम उस पे स्टडी कर रहे हैं अगर हमें आज भी तो दिखती है। तब भी तो कुछ तो है ना। आप ये देखो, द एंटायर आइडिया ऑफ विजयनगर, मतलब ये इतना ज्यादा अलाइव है। एंड स्पेशली अगर जो आप डेक्कन रीजन में जाओ, जैसे हम कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, इन सब एरियाज में जाएं, तो आज भी सब लोग इसके बारे में बात करते हैं। बहुत बड़ी चीज। जैसे हमारी जब ये बात चल रही है, हम 2-3 एपिसोड इसके कर चुके हैं, तो जो मेरा विजुअलाइजेशन है विजयनगर के लिए, वो एक मॉडर्न सिटी है जिसमें हर एक जो सराउंडिंग कंट्रीज है या जो राजा महाराजा हैं या जो टेरिटरीज हैं, वो उनसे जुड़ना चाहते हैं क्योंकि वो केंद्र है व्यापार का। अगर आप उनसे नहीं जुड़ेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। जैसे आपने बोला कि अरब से, तुर्क से, रोम से हर एक बंदा वहां पे व्यापार के लिए आ रहा है, तो वो एक मेजर सिटी रहा होगा उस टाइम पे, बिल्कुल, जैसे हम जिसने वो कहते हैं एक ना, इम्पैक्ट वर्ल्ड लेवल पे क्रिएट जैसे किया आप होगा। मुंबई देखो, लोग कहते हैं ना मुंबई को माया नगरी। जी। मुंबई में लोग कहते हैं हर तरह के लोग मिलते हैं, मुंबई हर में हर किसी की जगह है। विजयनगर उस टाइम में सबको आमंत्रण देता था, मतलब लोग खींचे आते थे। बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड है डॉक्टर साहब। ये जो हेरिटेज टूरिज्म है हम्पी का, ये कैसे इम्पैक्ट कर रहा है हम्पी को? क्या ये मतलब इसको जेन्युइनली प्रिजर्व कर रहा है या धीरे धीरे इसको ये कंज्यूम कर जाएगा?
ये तो आपने बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ये पूछा है। जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। देखो, अब मैं मेरे आज के जॉब के बारे में बात करूं तो मैं पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग में सलाहकार हूं, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स। एक सेपरेट डिपार्टमेंट है पर्यटन विभाग, टूरिज्म जी, डिपार्टमेंट। बिल्कुल। आपके सामने ही है, आपके ऑफिस के जी, सामने। जी। अब क्या है कि ये हम दो डिपार्टमेंट अलग हैं, पर ऊपर हम लोगों को सेक्रेटरी मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मिनिस्टर लेवल पे मर्ज कर दिया गया है। हुँ, और अब इसका नाम है हेरिटेज एंड टूरिज्म। अब पंगा कहाँ आता है? टूरिज्म का काम है फुटफॉल बढ़ाना, बिल्कुल। प्रमोशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी। उसके बारे में, बिल्कुल। पर आर्कियोलॉजी में हर बार हमें आमदनी नहीं करनी, हर बार हमें फुटफॉल नहीं बढ़ाना, बहुत बार हमें फुटफॉल कम करना है। हुँ, अब आप देखो, जितनी भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स पूरे विश्व में जो बची हैं, वो वह साइट है जहां पे हमारी प्रजाति पहुंची नहीं है। हुँ। हम जहां पहुंचते या आप हैं, उसको टच नहीं कर सकते या मतलब आप बहुत डिस्टेंस से देख इंडिया सकते में हैं। जहां भी जाओ, मतलब बहुत बार ऐसे, जब मैं मास्टर्स करता था पुणे में, तो हम आसपास सह्याद्री में ना बुद्धिस्ट केव्स भर भर के थे जंगलों में। हुँ, हुँ। हम सोचते थे यार इस जंगल से जाते हैं, कोई नहीं गया होगा। किसी भी गुफा में पहुंचो तो तनु वेड्स मनु लिखा होता था। मतलब हर जगह बिल्कुल। पहुंचे हुए हैं, और सच्ची में खराब कर रहे हैं ये लोग। हुँ, तो अब हेरिटेज एंड टूरिज्म की बात करें फॉर हम्पी, मैं आज भी कहूंगा हम्पी में बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम्पी आज भी एक एग्जाम्पल है हुँ, इंडिया में केस स्टडी लेने के लिए। हम्पी में क्या अच्छा हो रहा है वो मैं बताऊंगा। तो कर्नाटका स्टेट आर्कियोलॉजी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनेस्को, हुँ, 3 बॉडीज मिलके अपने क्षमता के हिसाब से अच्छा काम कर रही हुँ, हैं। हुँ। हाँ, ये है कि तीनों शायद एक दूसरे से सहमति ना हो हर बार, बिल्कुल। पर एज ए टूरिस्ट आप जाओ तो आपको फिर भी काफी चीजें देखने को मिलती हैं। आप पर हाँ, छोटी छोटी चीजें जैसे क्लीन वॉशरूम्स एवरीवेयर, वो आज भी एक समस्या है। टूरिज़्म के हिसाब से अभी टूरिज्म मतलब हम जी। जो अमेनिटीज की बात करते हैं, हुँ, पर हम्पी के जो फुटफॉल है, वहाँ के गाँव वालों का सच्ची में उन्होंने लाइफ बदली है। अब हुँ, ये अच्छा या बुरा, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, आप आपको समझना है अच्छा है कि बुरा है। हम्पी के आप हॉस्पेट हम्पी के पास वाला शहर जी। है। आप वहाँ उतरते हो वाया बस या वाया ट्रेन, आपको हर ऑटो वाला कहेगा वो गाइड है। हुँ, अब ये आपको समझना है कि कौन गाइड है कौन नहीं है। पर जितनी हम्पी की सारी मॉन्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठा करके जो पूरा सर्किट बनाया गया है, तो वो वाकई में इंडिया में और कहीं नहीं है ऐसा मतलब उन्होंने अच्छे से उसको मैनेज किया हुआ मैनेज है, किया है। मेंटेन और किया हुआ हमें है। ना कोशिश दिखती है, मतलब ऐसा नहीं है कि। एफर्ट्स दिखते हैं पर गवर्नमेंट के। एक और प्रॉब्लम भी है कि हम्पी के पास एक हिप्पी कॉलोनी भी है, हुँ, जहाँ पे सारी एंटी सोशल एक्टिविटीज होती हैं। हुँ, एंड बहुत सारे यंगस्टर्स हम्पी उस हिप्पी कॉलोनी जाने के लिए आते हैं। मैं खुद जब यंग था, मैं भी वो 2-3 बार जा चुका हूँ वहाँ पे, ऐसा नहीं है। फिर दूसरा क्या है कि हम्पी में आर्कियोलॉजी के अलावा जो एक पोटेंशियल है जो गवर्नमेंट ढंग से नहीं कर रही है, वो है कि एडवेंचर में बोल्डरिंग, रॉक क्लाइंबिंग जो होती है, हुँ, बोल्डरिंग के लिए हम्पी इंडिया में सर्वश्रेष्ठ लोकेशन है। हुँ, हुँ, और बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, हुँ, मतलब कम्पिटिटिव बोल्डरिंग करने वाले लोग आते हैं, जो पूरी दुनिया सिर्फ बोल्डरिंग करने के लिए चढ़ते हैं। तो हम्पी इज एन एक्सीलेंट केस स्टडी। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू, हुँ, हुँ। जो दिल्ली कैपिटल्स के भी ओनर्स हैं, जिंदल जी, जी, जी। स्टील, उन लोगों ने इतना ज्यादा काम किया है हम्पी में। बल्कि हम्पी के पास हायत होटल, जो एयरपोर्ट खुला है बेल्लरी हुँ, डिस्ट्रिक्ट में, अब तो हॉस्पिट खुद एक डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो काफी काम हो रहा है। एंड जो मैं बोलूं, शायद हरियाणा पंजाब में इतना शायद ही हो आगे के टाइम पे। तो कर्नाटका टूरिज्म के चक्कर में बहुत आगे है, हुँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि और नहीं कर सकता। एंड स्पेशली जो लोकल्स हैं, उनके साथ काम करना जरूरी है। बिल्कुल। तो मैं एज एन आर्कियोलॉजिस्ट आई एम वेरी हैप्पी
पर हाँ, कुछ चीजें हैं जो मैं 40-50 बार जा चुका हूँ, तो मैं बहुत सारी चीजें कह सकता हूँ जहाँ पे और बेटरमेंट हो हो सकती है। सकती है। जी। एक इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि कुछ लोग जाते हैं, वो ऐसी मॉन्यूमेंट्स पे, ऐसी साइट्स पे नाम लिखते हैं और शायद अपने प्यार का इज़हार करना चाहते हैं या जो भी है। तो मैं उनको एक राय देना चाहूँगा, आपका प्यार तब तक नहीं समझ में आएगा, आप नीचे उसमें एड्रेस भी लिखें, ताकि वो मेमोरी रहे हमेशा और हाँ, पुरातत्व विभाग को भी पता लगे कि कहाँ से वो प्यार आ रहा है। और नंबर भी लिख दो तो बेटर है। बिल्कुल, तो हाँ, वो हेल्प हो सकती है। तो प्लीज़ अगली बार आप नंबर, नाम, एड्रेस, पिता का नाम, गाँव का नाम वो लिखना ना भूलें। तो अगले प्रश्न पे आते हैं डॉक्टर साहब। हम्पी का ऐसा कौन-सा या कौन-सी ऐसी मिस्ट्री है, जिसका जवाब हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट को आज भी नहीं पता और उसको वो ढूँढ रहे हैं? अब ढूँढ रहे हैं कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता। एटलीस्ट मैं ढूँढ रहा हूँ और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब कौन था वो मास्टरमाइंड जिसने इतना सही ब्रांडिंग और पूरी प्लानिंग हुँ, करके इस साम्राज्य को बड़ा किया? बिल्कुल। कि मतलब आप ये समझो कि मतलब आज के ज़माने में हम जो नए बड़े-बड़े शब्द हाँ, यूज़ करते हैं ना, इंक्लूसिविटी। पर हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है डॉक्टर साहब। आज हाँ, मैं हमा ऐड चला दूँ, मेरे पास पैसे हैं, मैं 100 एग्ज़ैक्टली, करोड़ दे दूँ, मेरे पोस्टर दिखेंगे, मेरे बारे में बात एग्ज़ैक्टली। होगी। पर उस टाइम पे उस टाइम पे और ऐसी-ऐसी जगहों पे कि मिस्र से लोग आ रहे हैं, अरब से आ रहे हैं, और आप अलग-अलग ये जगह देखो से लोग और आ आप रहे हैं। ये ब्रांडिंग देखो कि मतलब आज भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ आर्ट फॉर्म मतलब आर्ट कल्चर देख के आदमी कहता है ये हम्पी का है। हुँ, मतलब और आपको एक आर्ट हिस्टोरियन होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। उनका अटायर और आप जैसे हम कहते हैं ना आजकल बोर्ड बने होते हैं ना कि हुँ, हार्दिक शुभेच्छा इसकी तरफ से हुँ, ऐसे, हुँ। उस ज़माने में भी ऐसा करके वो दान देते हुए स्कल्पचर हैं। अच्छा। मतलब और बहुत अच्छी चीज़ पता है क्या है कि उन लोगों ने जो हम्पी का जो भूमि है, उसको लोग किष्किंध भूमि भी कहते हैं क्योंकि उनके बोल्डर्स वगैरह ऐसे हैं कि लगता है कि किष्किंध था वो। किष्किंधा जो जो हमारे रामायण का रामायण किष्किंध, में। जहाँ पे वाली सुग्रीव। जी, जी, जी। उन लोगों ने इतना सही रामायण मिथ के साथ पूरा हम्पी जोड़ा है, अलाइन किया जो उसको। मतलब आजकल की सरकारें दूर-दूर तक नहीं कर पा रही हैं। मतलब उस लेवल की मार्केटिंग और मतलब वो आप चीज़ ये क्रिएट समझो करना। कि मतलब द लेवल मतलब जो जीनियस आदमी मतलब मैं आपको एक और छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी बीच में आजकल ना हम ये हनुमान के रौद्र रूप के जी, जी। गाड़ियों के एग्रेसिव पीछे प्रिंट्स आ रहे ऐसे हैं, वैसे करके गेहुआ बैठे हैं, रंग में हाँ। जो ये पर केसरी रंग जो में। आइडिया ऑफ हनुमान एज अ स्ट्रॉन्ग डेटी जिसको हम वीर हनुमान कहते हैं, जी, जी, जी। ये वाला पोज ये विजयनगर के टाइम से इन्वेंट हुआ है हुँ, और सोचो आज तक चल रहा है। हुँ, आई मीन फॉर मी इन लोगों ने विजुअल कल्चर को कैसे यूज किया। इन्होंने अपने विजुअल कल्चर से अपनी ब्रांडिंग तो करी, इन्होंने सर्वाइवल ही नहीं थ्राइव किया, हुँ, इन्होंने आसपास की सारी जनजातियों को इन्वॉल्व किया। हुँ, आप ये देखो इनके विजुअल कल्चर के वजह से चेंचू ट्राइब आ गई। हुँ। चेंचू बहुत अच्छे तीर कमान वाले थे। तुर्की आ गए घुड़सवार लेके। घुड़सवारी के लिए। फिर बाद में बेडर आ गए जो भी स्ट्रॉन्ग नायक हुँ, थे जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री स्ट्रेंथ थी। फिर जेट्टीमल आ गए सारे। हुँ। मतलब इन लोगों ने किसी को हकाला नहीं, किसी को आइसोलेट नहीं किया, सबको सबको जोड़ इंक्लूड लिया। किया। हुँ, एंड एंड ये लोग एग्जाम्पल हैं कि अगर जो आप मतलब मैं यही सोच रहा हूँ कि विजुअल कम्युनिकेशन हुँ। आजकल जैसे जैसे आप लोगों का अभी जो ट्रेल ब्लेजर विजनरी का काम है आपका क्या है, आप भी मार्केटिंग करते हो, ब्रांडिंग कर रहे कम्युनिकेशन हैं, ब्रांडिंग बिल्कुल। करते हो। ये लोग इनसे इनके ऊपर एक मैनुअल बननी, मैं तो सोचता हूँ कि शायद किसी दिन विजयनगर किंग्स ने कैसे अपनी ब्रांडिंग करी अगर जो मैं उसके ऊपर एक वो मैनुअल। सोच की शुरुआत कहाँ से हुई होगी एग्जैक्टली कि मेरे को ये करना है यार। उन्होंने अपने नाम पे माइथोलॉजी मिथ बनाए, प्री एग्जिस्टिंग मिथ को रामायण मिथ को भी इंक्लूड कर डाला। जोड़ दिया। मतलब यार हुँ। गजब है यार ये इतना जीनियस तो कोई भी मैंने आज तक नहीं देखा। बिल्कुल।
तो आपको लगता है ये एंशिएंट एलियंस का काम है? अब विजयनगर को एलियन समझ लो, अब ये ग्राहम हैनकॉक है, उसके हिसाब से तो ये भी षड्यंत्र होगा, क्या कर सकते हैं। बट मैं बौखला जाता हूँ कि मतलब हाँ, द नहीं, डीपर एक क्वेश्चन तो है, अगर आप आराम से बैठें, अगर समझें, अगर हम आज की डेट में हमें कम्युनिकेशन और वो चीज करने के लिए इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है, उस चीज को आप बिल्कुल जीरो कर दो, आप साइकिल्स छोड़ दो, आप घोड़ों पे आ जाओ, घोड़ा गाड़ी पे आ जाओ, बिल्कुल बेसिक्स पे आ जाओ, आप और फिर भी आप, लिटरेसी नहीं है। हाँ, लिटरेसी नहीं, और फिर भी आप इतने फेमस हैं कि वर्ल्ड के जो रिनाउंड लोग हैं वो आपके बारे में लिख के गए हैं, आपसे व्यापार करते हैं, और वो एक जो साम्राज्य है वो फला फूला। आप देखो ना पब्लिक रिलेशन, मतलब आप ये देखो, आपको पता है, अब जैसे लोग अशोकन एडिक्ट्स की बात करते हैं, तो सबको पता है कि अशोक की जो एडिक्ट्स हैं इतने ऊपर लिखे गए हैं क्योंकि शायद कितने ही पढ़ते होंगे, क्योंकि आज भी देखो कितने लोग पढ़ते हैं। बिल्कुल। जो काम करता है वो है विजुअल कल्चर। मतलब विजयनगर ने बोला कि यार देखो, हमें किसी को पढ़ाना पढ़ाना नहीं है, हमारा प्रचार अलग तरह से होना चाहिए। मतलब दिस इज मैग्निफिसेंट, जैसे विजयनगर ने किया है सारा काम। तो हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में इस सीरीज में जाना, हमने जाना कि उस समय में भी एक राज्य ऐसा था जो इंटरनेशनली, मैं कहूँ, व्यापार कर रहा था और काफी समृद्ध था, अपने समय से काफी आगे था। टेक्नोलॉजी वाइज नहीं कह सकते, लैंग्वेज वाइज और आर्ट नहीं फॉर्म मतलब वाइज उनके समय के लिए तो टेक्नोलॉजी थी टेक्नोलॉजी ही। ही थी जी। तो हमने विजयनगर के बारे में सब कुछ जाना, उसका पास्ट के बारे में, कैसे कैसे तथ्य के बारे में, सराउंडिंग एरियाज के बारे में, दोस्तों के बारे में, दुश्मनों के बारे में। तो आपसे वही एक अनुरोध है कि आपसे के पास कोई विजयनगर से रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्रश्न अपने छोड़ सकते हैं, और हम एक एपिसोड करेंगे जिसमें सिर्फ प्रश्नों के ही उत्तर दिए जाएंगे। तो धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू एवरीवन।